गुड इवनिंग। डीपीपी नंबर 4, क्वेश्चन 1 to 5, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 2 यार स्कूल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। स्कूल में तुम लोगों को पढ़ना चाहिए था यार। 2 and 3, 150 डिग्री इंटीरियर एंगल, तो नंबर ऑफ साइड्स नहीं निकाल पाओगे। आई थिंक इंटीरियर एंगल इज n-2 इंटू पाई। वो समझ पा रहे हो कि सर n ट्राइंगल्स बना लिए होंगे सेंटर को लेके, किसी एक बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट लेके n ट्राइंगल्स बना दिए। n पाई टोटल एंगल्स का सम ट्राइंगल के, उसमें सेंट्रल एंगल हटा दिया। आई थिंक इससे तुम्हारा n निकल आएगा। फिर उसके बाद तुम नंबर ऑफ डायगोनल्स नहीं निकाल पाओगे कि n वर्टिसेस को लेके नंबर ऑफ लाइंस, दैट इज nc2। लेकिन उसमें nc2 में तुम्हारे साइड्स भी काउंट हो जाएंगे, तो मुझे लगता है nc2 माइनस n इज माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूं, ये आउटडेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना, बता दूंगा मैं, चिंता मत करो। अब पहले क्वेश्चन 3 बताने दो। 200 मिलियन मतलब 2 इंटू 10 की पावर 8 से लेस होना चाहिए यूजिंग ओनली द डिजिट्स 1 and 2। तो तुमको लगता नहीं इसमें केसेस बनेंगे 1 डिजिट 2 नंबर्स, 2 डिजिट 2 स्क्वायर नंबर्स, ऐसे 8 डिजिट तक तो बिना दिमाग लगाए 2 की पावर 8 है ना। लेकिन अब जब तुम 9 डिजिट नंबर लिखोगे कि सर 9 डिजिट, तो लेस देन 2 इंटू 10 की पावर 8 का मतलब है योर फर्स्ट डिजिट हैज टू बी 1। बाकी के पूरे 8 डिजिट दे में बी 2 ways 2 ways 2 ways। बस अब मुझे लगता है कि नाउ यू कैन ऐड, ये सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है ना। इट हैज x आर्म्स ईच कैपेबल ऑफ x-1 पोजीशंस। तो ये x-1 पोजीशंस है, ठीक है। तो 1 आर्म कैन मूव इन दीज पोजीशंस। नाउ नेक्स्ट आर्म, सेकेंड आर्म ऑल्सो कैन टेक x-1 पोजीशंस, ठीक। तो इस पोजीशन में सेकेंड आर्म जो है मूव कर सकता है। इस तरह से इन टोटल देयर आर x आर्म्स। तो तुम समझ गए कि सर हर एक आर्म के लिए देयर आर x-1 पॉसिबल पोजीशंस। इन x-1 पोजीशंस में एक पोजीशन रेस्ट पोजीशन होता है, दिस इज रेस्ट पोजीशन, रेस्ट पोजीशंस। और हम कहते हैं कि अगर ऑल आर्म्स आर एट देयर रेस्ट पोजीशन तो कोई भी मैसेज सेंड नहीं होगा। ये मतलब होता है टेलीग्राफ, ठीक। तो मेरे ख्याल से अब तो तुम आंसर कर दो कि यू आर सपोज टू फाइंड नंबर ऑफ सिग्नल्स। तो एवरी आर्म कैपेबल ऑफ x-1, 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 x-1 पावर x। अब इसमें एक पोजीशन है व्हेन ऑल आर एट रेस्ट, जिसमें मैसेज सेंड नहीं होगा, only one position। up to 5 done। 6 to 10, 7 8 9, 7 तुमसे बन जाएगा, 8 भी तुमसे हो जाएगा, है ना। 9, 9th। भाई फोर्थ क्वेश्चन में तो मैंने सिंपली, कोई पूछ रहा है फोर्थ, तो मैंने तो क्या किया था, मैन मैन, विमेन विमेन, मैन विमेन, इस तरह से हैंडशेक काउंट किए थे। तो आई थिंक देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन बिटवीन मैन, तो एनी 2 मैन कैन शेक हैंड। 5C2, ठीक है ना, 5 इंडियन 5 अमेरिकन, नहीं 5C2 नहीं, 10C2,
है ना, क्योंकि मेन आपस में तो हैंडशेक कर सकते हैं ना। हाँ, तो 10C2। इसी तरीके से विमेन, तो दो विमेन में हैंडशेक कितने वेज में हो सकता है? आई थिंक विमेन में भी आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज 10C2 अगेन। अब आई बात मैन वुमेन की, तो नो वाइफ शेक्स हैंड विद हर ओन हस्बैंड एंड नो इंडियन वाइफ शेक्स हैंड्स विद अ मेल। तो यार एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए। तो फीमेल तो डेफिनेटली अमेरिकन, दैट इज 5 वेज, क्योंकि इंडियन वाइफ तो हम लेंगे ही नहीं। 5C1, और जो मैन है वो 9C1। गलत बोल दिया क्या मैंने? 5C1 9C1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, यू आर सपोज टू सेलेक्ट वन सुप्रिटेंडेंट। ओके, तो एक तो सुप्रिटेंडेंट सेलेक्ट होगा जिसके अंडर में देर आर 2 स्कूल्स, वन इज इंग्लिश एंड वन इज वर्नेकुलर। दोनों स्कूल में देर आर 4 पोस्ट्स, 4 पोजीशंस है दोनों स्कूल्स में। अब तुमको क्वेश्चन में दिया है कि 3 पर्सन अप्लाई ओनली फॉर दिस पोस्ट एंड देर इज वन सच पोस्ट। तो एक सुप्रिटेंडेंट सेलेक्ट हो गया। अब मुझको 4+4 8 पर्सन सेलेक्ट करने, एंड आई एम ओनली लेफ्ट विथ 8 कैंडिडेट्स, क्योंकि 3 कैंडिडेट तो अब आप हटा दोगे, दे अप्लाइड ओनली फॉर दिस पोस्ट, ठीक। नाउ 8 पर्सन, अब जो कंडीशन है उसको तुमको फॉलो करना पड़ेगा, टू अप्लाई फॉर दिस स्कूल ओनली। तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां के लिए 4 पर्सन सेलेक्ट करते हैं। तो 6C2, कुछ लोग समझ गए कि मैंने ये 4 पर्सन इंग्लिश स्कूल के लिए कैसे सेलेक्ट किए। 2 तो वो पर्टिकुलर पर्सन ले लिए एंड 2 मोर। अब मानते हो नाउ आई नो विच 4 पर्सन विल वर्क इन दिस स्कूल एंड विच 4 पर्सन विल वर्क इन दिस स्कूल। तो क्या अब तुम क्या ले कहते हैं 4 फैक्टोरियल कर दूं कि सर वो इंग्लिश स्कूल में अरेंजमेंट तो कराइए, 4 फैक्टोरियल एंड हियर ऑल्सो 4 फैक्टोरियल, इजी। ओके, अप टू 12, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल है यार। कमिटी ऑफ 5 फ्रॉम 9, नो 2 पर्सन, 2 पर्टिकुलर पर्सन है, या तो दोनों साथ में काम करते हैं या दोनों ही एब्सेंट। तो 2 केस करो, इफ बोथ आर देयर, इफ बोथ आर नॉट देयर। तो इफ बोथ आर देयर 7C3, बोथ आर देयर। मुझको 5 लोग सेलेक्ट करने थे, ठीक है, मुझे 5 लोग करने थे। तो तुमने कहा ना कि सर बोथ आर देयर। अब इसमें मानते हो वो केसेस आ गए कि 2 अदर पर्टिकुलर हु रिफ्यूज टू सर्व विथ ईच अदर। सर इसमें वो केसेस आ गए जब दोनों एक साथ प्रेजेंट हो गए। तो क्या मैं वो केसेस घटा दूं इन विच 2 अदर स्पेसिफिक पर्सन्स बोथ आर प्रेजेंट टुगेदर। तो बोथ टुगेदर, कुछ लोगों को समझ में आया? तो मैंने 2 पर्टिकुलर पर्सन टुगेदर को केयर में कर लिया, और साथ में मैंने इस बात को भी ध्यान रख लिया कि अदर 2 पर्टिकुलर आर नॉट टुगेदर, इस बात को मैंने इंश्योर कर लिया। नाउ बोथ आर नॉट देयर, तो बोथ आर नॉट देयर C5। अब इसमें जो अक्लमंद लोग हैं वो लोग समझ रहे हैं कि सर आप फिर से वो केसेस घटा दोगे जिसमें कि 2 अदर पर्टिकुलर आर प्रेजेंट टुगेदर, इजी। फिफ्थ में तो टोटल माइनस
ओनली वन नंबर प्रेजेंट से हो जाएगा। 12th क्वेश्चन, number of 5 digit, each successive digit are in descending order। डिसेंडिंग ऑर्डर, तो तुमको इतना तो समझ में आ गया कि ये जो 5 डिजिट होंगे, 5 डिजिट जो होगा, मैं m की वैल्यू निकाल रहा हूं, वो ऑल 5 डिफरेंट होगा, ऑल 5 डिफरेंट, सही है ना। लेकिन अब तुम एक बात सोचो कि जो ऑल 5 डिफरेंट है, क्या तुम उसमें 0 को सेलेक्ट कर सकते हो? तो मेरे ख्याल से यस, है ना। तुम क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हो ना, तो 0 अगर सेलेक्ट हुआ तो वो आखिरी में आएगा। तो मेरे ख्याल से 10C5, एनी 5 डिजिट्स। अब मानते हो जब वो 5 डिजिट तुमने सेलेक्ट कर लिए तो अरेंजमेंट वन वे में होगा, ठीक है ना, क्योंकि कोई से भी 5 सेलेक्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, तो हियर विल बी 5 4 3 2 1, तो अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स विल बी वन वे। नाउ व्हाट इज n? नाउ n में यू आर डूइंग असेंडिंग ऑर्डर। तो अब कुछ लोग समझ गए कि सर जो n है, n उसमें असेंडिंग ऑर्डर है, तो अगेन डिजिट्स को हैव टू बी ऑल डिफरेंट, बट नाउ यू कैन नॉट सेलेक्ट 0, क्योंकि अगर 0 सेलेक्ट हुआ तो वो सबसे पहला डिजिट बनेगा एंड दैट विल नॉट बी अ 5 डिजिट नंबर। तो अब जो सिलेक्शन ऑफ डिजिट है दैट इज 9C5। कुछ लोग समझ गए। और फिर कुछ लोग ये भी समझ गए कि सर डिजिट सेलेक्ट करने के बाद अरेंजमेंट इज वन वे। फिर कुछ लोग मुझे फिर बता देंगे कि सर जब m-n करना ना, तो आप पास्कल ट्राइंगल लगा देना, तो आपका आंसर 9C4 हो जाएगा। 9C4 प्लस 9C5, कुछ लोगों को पता है 10C5 होता है। क्वेश्चन 1 2 6, एनी डाउट? 1 2 6 1 2 6, नो डाउट। अरे 1 में यार केस बना के करना था, तुम कराया तो है मैंने क्लास में क्वेश्चन। m पॉइंट्स ऑन AB and on AC, none of them being A, so there are m points, m, and there are n points, these are n। तो ट्राइंगल फॉर्म करना है, तो ट्राइंगल के लिए तुम कह सकते हो सर केसेस बना लो, 2 from here 1 from here, when A is excluded, तो एक पार्ट में A को नहीं लेना है, तो MC2 NC1 MC1 NC2, ये पार्ट 1 का आंसर हो गया। और पार्ट 2 में कि सर पार्ट 2 में कुछ मत कीजिए, इस आंसर में वो आंसर ऐड कर दीजिए जिसमें A इज ऑल्सो देयर। तो अगर A इज ऑल्सो देयर तो 1 पॉइंट इज A, 1 पॉइंट शुड बी फ्रॉम हियर एंड 1 शुड बी फ्रॉम हियर, MC1 NC1। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, अरे ईच पर्सन बिकम ओनर ऑफ 1 मंकी, तो इसमें लिमिटेड ऑब्जेक्ट कौन है जल्दी बताओ। लिमिटेड, तो इसमें तो मेरे ख्याल से ऑल monkeys are more than number of person। तो फिर इसका मतलब है कि इसमें तो सिर्फ n monkeys ही पर्सन पर डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे। तो मेरे ख्याल से जब एक पर्सन कैन मास्टर 1 मंकी, है ना, एक पर्सन जो है नहीं लिमिटेड, हाँ बिल्कुल। तो यहां पर मेरे हिसाब से तुमको मंकी को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओवर पर्सन, तो यू वोंट बी एबल टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल मंकीज,
है ना, क्योंकि 1 person विल गेट ओनली 1 monkey। बात समझ गए? तो मेरे ख्याल से या तो तुम डायरेक्टली परमुटेशन लगा दो कि सर सीधा MPN आंसर, और जो लोग कॉम्बिनेशन से ज्यादा कंफर्टेबल हैं विल से कि सर पहले मैं पर्सन सेलेक्ट करूंगा कि सॉरी मंकी सेलेक्ट करूंगा कि देर आर n person, विच n monkeys विल गेट मास्टर, तो MCN, और फिर उन n monkeys को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओवर पर्सन n फैक्टोरियल। एक ही बात है यार, तुम तो परमुटेशन भी जानते हो। ठीक है मेरे ख्याल से, है ना? डन। क्वेश्चन नंबर 2। यार क्वेश्चन नंबर 2 तुमसे बन जाना चाहिए था। 7 green 8 blue, इफ वन पेयर ऑफ ग्रीन इज साइड बाय साइड। तो तुम जानते हो कि सर वन पेयर ऑफ ग्रीन को वन ऑब्जेक्ट मान लीजिए, है ना, एंड देर आर 5 more green, 5, एंड देर आर 8 blue ऑल्सो, है ना। तो तुमको लगता नहीं कि सर ये जो 6 ऑब्जेक्ट है ये 6 ऑब्जेक्ट हो गए, इससे गैप में डालना पड़ेगा, ठीक। बॉटल्स आर अलाइक, तो कुछ लोग समझ गए कि ब्लू बॉटल्स को 8 प्लेसेस में अरेंज करो, दैट इज वन वे। नाउ गैप विल बी 9 गैप। सेलेक्ट एनी, ये कितने थे, 5 + 1 9C6। कुछ लोगों को बात समझ आ रही है? 9 गैप्स हुए ना। 8 ब्लू, गलत कर दिया क्या मैंने? एक सेकंड पढ़ने दो। एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ ग्रीन इज साइड बाय साइड, 7 ग्रीन 8 ब्लू, तो 8 ब्लू गैप्स। तुम यही चाहते हो ना कि, सही तो कर रहा हूं मैं, कि 2 ग्रीन हैव टू बी साइड बाय साइड। मेरे ख्याल से ठीक बोल रहा हूं, ठीक है ना। 2 ग्रीन साइड बाय साइड, तो टोटल 6 ऑब्जेक्ट हो गए ना, 5 + 1, तो ये 9C6 ही तो हुआ। अब 9C6 में अरेंज करो, तो डोंट यू थिंक 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, यही हुआ ना। कैलकुलेशन ठीक है मेरी? तो अब जहां भी जाएगा ये दोनों ऑब्जेक्ट टुगेदर जाएगा और एक ही पेयर टुगेदर जाएगा। लास्ट क्लास में आई थिंक क्या कराया था मैंने, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, रिमेंबर? ठीक है।
तुमको नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड करने हैं ऑफ कैपिटल एन। नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। फाइंड आउट। मेरे ख्याल से लाइन ऑफ थिंकिंग कुछ तो दिमाग में जा रहा होगा कि जो डिवाइजर होता है, फोर्थ क्लास में बताते हैं, नंबर दैट डिवाइड्स दिस नंबर, है ना। तो मुझे लगता है इसके प्राइम फैक्टर्स लिख करके कुछ दिमाग चलेगा, है ना। तो कैपिटल एन के तुमने प्राइम फैक्टर्स लिख दिए होंगे। देखना क्या आता है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, है ना, 5 स्क्वायर, 7 की पावर 1। चेक कर लो एक बार कि क्या यही नंबर 75600 आ रहा है, आना चाहिए। ठीक, तो अब जितने बच्चों ने फोर्थ क्लास पढ़ा है वो लोग समझेंगे कि जो डिवाइजर होगा दैट विल नॉट कंटेन एनी अदर प्राइम एक्सेप्ट दीज 4। ठीक है, दीर्षा एक बार वापस चेक करो, एक बार वापस चेक करो दीर्षा। पहले मुझे इस बात को तुम लोग कंफर्म करोगे कि मैंने नंबर सही लिखा है कि नहीं। ठीक है, अरे जिसने मुझे 2 की पावर 5 बताया है वो बताएगा। हाँ सही है ना, ठीक। तो क्या इस बात को तुम लोग समझ गए कि जो डिवाइजर है दैट विल कंसिस्ट ऑफ 2, 3, 5 एंड 7। इस बात को भी एग्री करते हो कि सर जो 2 की पावर है डिवाइजर की, है ना, इफ आई टॉक अबाउट एनी डिवाइजर, मैं किसी भी डिवाइजर की बात करूं तो दैट डिवाइजर विल बी 2 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग, 5 की पावर एंड 7 की पावर। क्या तुम कॉमन सेंस से सोच पा रहे हो
कि जो m1 है वो 0 से लेकर 4 के बीच तक वैल्यू ले सकता है। बुद्धि लगाओ। आई थिंक 2 की पावर 5 इफ डिवाइजर गेट देन दिस विल नॉट बी अ डिवाइजर। ठीक है कि सर अगर m1 जो है अगर आपने 5 दे दिया तो इट इज नॉट अ डिवाइजर, डोंट वरी। तो जो m1 है इट विल टेक वैल्यूज 0 1 2 3 4, कैन नॉट टेक अबव 4। बस अब तो तुम समझ गए कि सर सेम अबाउट m2, m2 कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 से 3, 0 1 2 3। Similarly about m3 it can take values 0 1 2, m4 can take value 0 1। तो मानते हो तो प्रॉब्लम खत्म हो गया कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स आंसर इज 2 की पावर, दिस इज द डिवाइजर। तो फॉर 2 की पावर यू हैव 5 चॉइसेस, 0 1 2 3 4 5। तो आंसर टू नंबर ऑफ डिवाइजर्स इज 5 ways for 2 की पावर। For 3 की पावर you have choices 4। For 5 raised to you have 3 choices। For 7 raised to you have 2 choices। These many number of divisors। अब चलो प्रॉपर डिवाइजर की बात करते हैं। तो प्रॉपर डिवाइजर एक्सेप्ट नंबर इटसेल्फ, बाकी के सारे डिवाइजर प्रॉपर डिवाइजर कहलाते हैं एक्सेप्ट नंबर इटसेल्फ। ठीक है ना। तो जो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर है दैट इज ओनली, ये जो भी आंसर है जो कि तुम देख सकते हो कि सर 120, नंबर इटसेल्फ को छोड़ करके बाकी सब प्रॉपर डिवाइजर कहलाते हैं। 120 माइनस 1। ठीक है, समझ पा रहे हो। दीज मैनी प्रॉपर डिवाइजर। अब बुद्धि लगा करके इवन डिवाइजर, तो बहुत इजीली सोच सकते हो कि सर इवन डिवाइजर के लिए आपका जो डिवाइजर है 2 की पावर m1 एंड सो ऑन, नाउ यू विल नॉट अलाउ m1 टू बी 0, अदरवाइज इट विल बिकम ऑड। हाँ जी, 1 इज ऑल्सो प्रॉपर। ठीक है, तो फॉर m1 यू हैव ओनली 1 चॉइस। कुछ लोग सोच पा रहे हैं कि मैं किस तरह से डिवाइजर फॉर्म कर रहा हूं। तो इवन डिवाइजर, ये क्या किया मैंने, फॉर इवन डिवाइजर यू हैव 4 चॉइसेस। यू कैन नॉट गो फॉर 0 पावर, फॉर 2 की पावर, है ना। तो 4 चॉइसेस 1 2 3 4, एंड बाकी के प्राइम नंबर्स उस पर कोई टेंशन नहीं, 4 3 2। आई थिंक दिस इज इवन डिवाइजर। नाउ व्हाट अबाउट ऑड डिवाइजर। तो ऑड डिवाइजर के लिए वैसे तो लोग कह सकते हैं कि सर टोटल डिवाइजर में से आप इवन डिवाइजर घटा दीजिए, आपको ऑड डिवाइजर मिल जाएंगे। बाकी कुछ लोग कह सकते हैं सर इसको भी इंडिपेंडेंट ही कर लो ना। आई थिंक समझ पा रहे हो। 2 की पावर ओनली 1 वे, 2 की पावर 0 लेना पड़ेगा इफ यू वांट डिवाइजर टू बी ऑड। अब चलो इसका लास्ट पार्ट का आंसर तुम बताओगे कि सर इसका आंसर हम बताएंगे। चलो वेट कर रहा हूं तुम्हारे रिप्लाई का। सही है, नक्षत्र। आंसर की वैल्यू बताओ भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखो। आर्यन, राजवीर ऑल्सो, मनन या नमन, क्या था नाम, आर्यन, हर्ष,
दिशा, शिव, अभिनव, साहिल, सिद्धांत, हर्ष आई कॉल्ड ना, सिद्धांत भी कॉल कर चुका हूं, नीलेश, अभिनव आई कॉल्ड ऑलरेडी। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना मूर्ख किसी को नहीं होना चाहिए कि सर डिविजल बाई 10 के लिए आपको 2 की 1 पावर मिनिमम लेनी पड़ेगी, 5 की 1 पावर मिनिमम लेनी पड़ेगी। ठीक है चंदन, तो आई थिंक 2 की पावर के लिए 4 पॉसिबिलिटीज, 2 की पावर के लिए नॉट 0। ठीक है देव, ओके। नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट। 3 की पावर ऑल 4 चॉइसेस, 5 की पावर नाउ ओनली 2 choices, you cannot take 0, 7 की पावर के लिए 2 choices is the answer। ठीक है दीदी, अगला करो, अगला। अब सारे डिवाइसेस को ऐड करो, चलो। प्रॉब्लम समझ गए ना तुम लोग? तुमको सारे डिवाइजर लिखने हैं, बढ़िया बात निशांत, ठीक है, एंड कुशाग्र ऑल्सो। नाउ माई सेकेंड पार्ट इज एड डिवाइजर्स। तो चलो एक काम करते हैं, डिवाइजर्स को लिखते हैं फिर सबको जोड़ते हैं। तो फॉर फर्स्ट पार्ट तुम समझ रहे हो ना कि सर आपको पूरे 120 नंबर्स लिखने पड़ेंगे फॉर फर्स्ट पार्ट, और फिर उनको ऐड करना है। तो स्कूल में तुम लोग कैसे करते हो, पूरे नंबर्स को हॉरिजॉन्टली लिख के ऐड कर दूं? आर यू इंटरेस्टेड कि सर एक लाइन में लेट्स राइट 120 नंबर्स, है ना? तो चलो इन वन लाइन तुमको 120 नंबर्स लिखना सिखाता हूं, ठीक? तो तुमने क्या कहा था कि जो नंबर्स है वो 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 4 तक ले सकता है ना? तो आई wrote all possibilities for 2 की पावर। ये है वो सारी पॉसिबिलिटीज जो 2 की पावर ले सकता है। नहीं नहीं नहीं, एकदम ध्यान से देखना, मैं पूरे 120 नंबर्स लिखूंगा और एक भी नंबर मिस नहीं होगा। सबसे अच्छी बात ये, एक भी नंबर डॉट 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 कुछ नहीं करूंगा, पूरे 120 नंबर लिखने जा रहा हूं मैं। नाउ 3 की पावर विल टेक पॉसिबिलिटीज 0, 1, 2, 3, है ना? 5 की पावर 0, 1, 2, 7 की पावर 0, 1। तो तुम 120 नंबर्स पूरे लिखना चाहते थे ना? ये देखो, ये पूरे 120 नंबर्स लिखे हुए। यार मैथ्स बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है ना? कि सर ये 120 नंबर्स ही तो लिखे और साथ में ऐड भी हो रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ भाई, छोटी क्लास में सिखाई जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो तुमको लगता नहीं सर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इफ आई ओपन ब्रैकेट तो पूरे 120 नंबर्स निकल के आएंगे? सोचो, आराम से सोचो। कुछ लोग समझ गए ना मेरी बात को कि यस आई एम एबल टू राइट ऑल 120 नंबर्स एंड वी आर एडिंग देम ऑल्सो। ये ऐड हो रहे हैं नंबर्स, है ना? आराम से ब्रैकेट खोलो तो समझ में आएगा, हाँ सर सारे डिवाइजर्स निकल रहे हैं और साथ में प्लस भी हो रहा है। तो अब तुमको क्या ये सॉल्व करना सिखाया गया है? तो आई एम कॉन्फिडेंट कि हाँ सिखाया गया है। इसको जीपी कहते हैं। वैसे कुछ लोग तो कहेंगे कि सर कहाँ जीपी वगैरह यूज करते हो? 16 + 8 24 + 4 28 + 2 30 31। इतनी जरा सी बात के लिए कहाँ आप जीपी पे जा रहे हो? ठीक है ना? तो कुछ स्मार्ट लोग तो इसकी वैल्यू मुझे डायरेक्ट लिखवा देंगे, सर 31 है। इसकी भी लिखवा देंगे 27 9 36 + 3 + 1 40। कितनी इजी लाइफ है ना सर। गणित से आसान सब्जेक्ट वास्तव में मुश्किल से मिलेगा। ठीक, चलो फिर भी तुम्हारा जीपी रिवाइज करवा देता हूं, कहीं भूल तो नहीं गए हो जीपी, है ना? तो सर जीपी आज भी आती है हमको,
2⁵ -1 इंटू 1 अपॉन 2 -1। सही है। तो तुम चाहो तो जीपी की मदद से कर डालो। इस बेचारे के लिए भी जीपी लिखनी है क्या? कम से कम इसके लिए तो मत ही कहो कि सर जीपी। ओके। अब मुझे लगता है कि मैं तुमको प्रॉपर डिवाइजर का आंसर कैपिटल एन को घटा लेना कि सर पार्ट दिस पार्ट -75600 योर आंसर ऑफ सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर। सही है ना? हाँ देखो वैल्यू भी लिख दी उसने, राजवीर ने, है ना। 3140 318 -75600। गुड। नाउ सम ऑफ इवन डिवाइजर। तो इवन डिवाइजर तो मेरे ख्याल से ये 3 ब्रैकेट सेम रहने वाले हैं। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यार कि सर ये 3 ब्रैकेट तो सेम है, मतलब कितना आया था ये 40 इंटू 31 इंटू 8। देर इज नो चेंज इन दिस ब्रैकेट, देर इज अ चेंज। 2⁵0 इज नाउ रिमूव्ड। तो इसकी वैल्यू मैं लिख दूं क्या डायरेक्टली? इसकी वैल्यू कितनी आई थी अभी? अरे कितनी निकाली थी यार, भूल भी गया मैं। 16 24 28 30 31 30 वो 31 आया था। लोग समझ पा रहे हैं कि सर वो 2⁵0 को रिमूव। नाउ ऑड डिवाइजर्स, सम ऑफ ऑड। सम ऑफ ऑड तो और इजी हो गया कि सर 2 इज ओनली 0, 2⁵0 दैट इज 1 एंड रेस्ट 40 31 8। नाउ डिविजिबल बाय 10 कि सर डिविजिबल बाय 10 ऑल्सो इज वेरी इजी। डिविजिबल बाय 10 आपको मिनिमम 2⁵1 लेनी पड़ेगी, मतलब 2⁵0 नॉट अलाउड। इसका मतलब है 30। 3 जो मर्जी, ऑल पॉसिबिलिटीज। 5 नॉट 0 मतलब 25 एंड 30। 7 पूरा अलाउड। अब इसका थर्ड पार्ट को एक बार खुद से सोचने की कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा। गो फॉर पार्ट 3। थर्ड पार्ट को एक बार खुद से सोचो। जब तक सोचो तब तक मैं कुछ काम कर लेता हूं।
ठीक है, नक्षत्र एंड राजवीर एंड और भी कोई बच्चे ने लिखा था, है ना, गोविंद। लॉजिक आना चाहिए, है ना। लॉजिक क्या है, तुम एक काम करो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज आई सेलेक्टेड वन डिवाइजर D1, दिस इज द डिवाइजर, है ना। तो जो कैपिटल N है उसको तुम लिख सकते हो D1 इंटू N अपॉन D1, सही है। दिस इज वन वे टू एक्सप्रेस इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स। जिसको अकल है वो समझ पा रहा है कि अगर ये डिवाइजर है तो ये भी एक डिवाइजर है। आराम से बुद्धि लगाओ। नाउ इफ आई सेलेक्ट अनदर डिवाइजर विच इज D2, तो इट मल्टीप्लाइड विथ N अपॉन D2। तो इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने कहा कि तुम तो बस एक डिवाइजर सेलेक्ट करो, वन डिवाइजर। तो नंबर ऑफ वेज यू कैन सेलेक्ट वन डिवाइजर इज 120 वेज, 120 वेज होंगे। लेकिन अब जिसको अकल है वो समझ रहा है कि सर जब आप डिवाइजर सेलेक्ट कर रहे थे तो पॉसिबल है कि डिवाइजर सेलेक्टेड इज N अपॉन D1, ये सेलेक्ट हो गया। तो क्या तुम बोलोगे कि यार ये तो वही आंसर है जो पहले ऑलरेडी आ चुका है? दिमाग लगाओ। तो डोंट यू थिंक कि मैं ऑब्जर्व कर गया कि ये जो तुम 120 आंसर्स कर रहे हो उसमें हर एक आंसर 2 बार काउंट हुआ है, क्योंकि जब डिवाइजर्स गिनोगे तो एक बार D1 की काउंटिंग होगी, एक बार N अपॉन D1 की काउंटिंग होगी, विच एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर इज सेम आंसर। बुद्धि लगाओ। दिस एंड दिस, आई थिंक दिस इज द सेम वे। तो तुमको साफ दिख रहा है कि सर एवरी आंसर इज काउंटेड ट्वाइस। चाहो तो तुम इस आंसर को भी चेक कर सकते हो कि सर D2 इंटू N अपॉन D2, नेक्स्ट टाइम N अपॉन D2 इंटू D2। तो लोग समझ गए कि आंसर विल नॉट बी 120, इट विल बी बाय 2। आंसर इज 120 बाय 2। अकल लगाओ। तो योर आंसर टू पार्ट 3 इज 60। ठीक। अब चलो मैं तुमसे एक अच्छा सवाल पूछता हूं, राइट। तुमने मुझे इस प्रॉब्लम का आंसर दे दिया ना कि सर इस प्रॉब्लम का आंसर 60 है, ठीक। अब मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछता हूं, उसका आंसर करना। प्रॉब्लम इज एग्जैक्टली दिस, यही सेम क्वेश्चन, ओके। फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच कैपिटल N कैन बी रिजॉल्व्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइसेस। ये तुम्हारा क्वेश्चन है,
लेकिन अब जो मैं तुमको कैपिटल एन दे रहा हूं वो सुन लो। कैपिटल एन इज P1 is a prime number, A1 its exponent जो कि ग्रेटर इक्वल टू 1 है, क्योंकि तुम जानते हो कि सर अगर पावर 0 होता तो आप P1 लिखते ही नहीं कि सर वो P1 की पावर 0, नहीं, P1 की पावर 0 नहीं है। A1 एक पॉजिटिव इंटीजर है, ओके, नेचुरल नंबर है। अब तुमको मुझको पार्ट 3 का आंसर इस प्रॉब्लम के लिए करना है कि सर अगर कैपिटल एन ये है देन व्हाट इज द आंसर टू पार्ट 3, बताओ। फाइंड नंबर ऑफ वेज टू रिजॉल्व कैपिटल एन इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स। गलत आंसर है। अब तक जितने लोगों ने आंसर लिखे हैं सबने गलत लिखे। क्या बात है, कोई भी समझदार नहीं है क्या क्लास में जो मुझको थोड़ा सही सोचना बताए? नहीं है, किसी का करेक्ट नहीं है, डोंट वरी। ओके, तो इसका मतलब है सोचने की क्षमता जो है या तो लगा नहीं रहे हो, बस जल्दी आंसर करना है ना? मान लो कि कैपिटल एन इज परफेक्ट स्क्वायर, मान लो। अगर n एक परफेक्ट स्क्वायर है तो जब मैं डिवाइजर्स लिख रहा था d1 n अपॉन d1, d2 n अपॉन d2, तो इस तरह से लिखते हुए I came across one case when your divisor is root n. कुछ लोग समझ पा रहे हैं, n is a perfect square, so this will also be a divisor. अब ठीक है दीर्षा, ठीक है, तो रूट n मल्टीप्लाइड बाई रूट n। अब तुमको ऐसा नहीं लगता कि सर जितने भी आपके डिवाइजर्स हैं, है ना, तो इफ आई आंसर नंबर ऑफ डिवाइजर्स, पहली बात तो मैं यही देख रहा था कि कुछ लोगों को तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स ही नहीं आता, है ना, कई मूर्ख तो ऐसे निकले जो नंबर ऑफ डिवाइजर का आंसर तक नहीं बता पा रहे थे, है ना। तो सोचो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं अपन, नहीं बताने में अच्छा लगता है, ठीक, भले ही हालत स्कूल एग्जाम भी क्रॉस करने की ना हो, लेकिन घर के बाहर लोग सुनेंगे तो थोड़ा
इंप्रेशन आएगा कि अरे बेटा क्या कर रहा है, आईआईटी की तैयारी कर रहा है ना। बाद में पता पड़ा कि वो स्कूल में ही बेचारा 60% नहीं ला पाया, नहीं। ठीक है, ओके। तो आई थिंक नंबर ऑफ डिवाइजर्स का आंसर्स तो जो बोर्ड में फेल होने वाले हैं वो लोग नहीं बता पाएंगे। बाकी लोग जो कुछ कर सकते हैं दे विल टेल कि सर नंबर ऑफ डिवाइसेस का आंसर जो है दैट इज गोइंग टू बी a1 + 1 a2 + 1 टिल am + 1। सही है, ये आपका नंबर ऑफ डिवाइजर्स हो गया। इसको कुछ कॉल कर दूं, ठीक है, ये चलने दो, यही चलने दो। अब मुझको लगता है कि जब तुमने कहा कि सर सेलेक्ट वन डिवाइजर है ना, तो उसमें सेलेक्ट वन डिवाइजर में इस एग्जाम्पल को छोड़कर मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं है जो कहेगा कि सर √n को मैंने एक बार गिना और फिर मैंने अगली बार फिर से √n गिना, है ना। तो ये लिखे मैंने सारे डिवाइसेस लिख दिए, ठीक है। ये जो सारे डिवाइसेस लिखे हैं ना मैंने, दिस इज इक्वल टू दिस। तो लोग समझ पा रहे हैं ना कि सर एवरी आंसर इज काउंटेड ट्वाइस, एवरी आंसर एक्सेप्ट वन आंसर विच इज दिस। तो लीविंग दिस आंसर, तो अभी मैं अपने कन्वीनियंस के लिए नंबर ऑफ डिवाइसेस को कुछ कॉल कर रहा हूं, सेट डी। ओके, नंबर ऑफ डिवाइसेस इज, अभी मैंने डी बोला है, तो एक्सेप्ट वन आंसर उसे मैंने हटा दिया, बाकी के सारे आंसर्स 2 बार काउंट हुए बाय 2। सही है, d - 1/2 √n इंटू √n को छोड़कर बाकी सारे आंसर 2 बार काउंट हुए। मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए, ठीक, कि हाँ सर बाकी के सारे आंसर 2 बार काउंट हुए एक्सेप्ट दिस। ओके, तो लेकिन अब मानते हो √n इंटू √n को एक बार तो गिनोगे ना, ये तो तुमने बिल्कुल ही उसको काउंटिंग से ही हटा दिया, तो योर आंसर विल बी दिस। तो इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर योर आंसर बिकम d + 1/2। मतलब तुम लोग तो नोटेशन समझ लेते हो यार, प्रोडक्ट AR + 1 + 1/2 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तुम्हारे प्रॉब्लम का सही आंसर ये होगा, नॉट ब्लाइंडली कि नंबर ऑफ डिवाइजर बाय 2, नहीं, नंबर ऑफ डिवाइजर बाय 2 आंसर नहीं है इफ दिस इज द केस। ओके, चलो मैं तुमसे एक बहुत छोटी सी बात पूछता हूं, तुमको लगता नहीं कि सर अगर नंबर ऑफ डिवाइजर परफेक्ट स्क्वायर, अगर n परफेक्ट स्क्वायर है मान लो, तो अगर वाकई में तुमने 4th 5th क्लास में कुछ पढ़ाई की है तो यू विल अंडरस्टैंड कि सर अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ ना, तो आपका जो a1 a2 a3 am ये सारे पावर इवन होने पड़ेंगे। सोचो इस बारे में, सोचो आराम से। वाई each power is multiple of 2, think। ठीक है ना, मेरे ख्याल से कुछ लोगों को समझ आ गया कि हाँ सर होना पड़ेगा, वरना होल स्क्वायर वो नहीं बन पाएगा। ठीक, तो तुमको लगा नहीं कि अगर ये सारे पावर इवन है तो जो तुम नंबर ऑफ डिवाइजर लिख रहे थे वो तो ऑड आ गया कि सर AR + 1 सब ऑड हो गए, और जब सारे ऑड नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऑड आ जाएगा। तो तुम धर्म संकट में नहीं फंस गए कि सर हम जो घर से रट के आए थे नंबर ऑफ डिवाइजर बाय 2, ये तो 0.5 में आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ वेज तो क्या लिख के आऊं, 7.5 तरीके हैं, 7.5 नंबर ऑफ वेज, थोड़ी तो बुद्धि लगाओ।
कि सर ये थोड़ी आंसर हो सकता है, तो इसका मतलब है देयर इज सम मिसकंसेप्शन, कहीं कुछ गड़बड़ है। समझ में आया? तो अब इसको नोट मत बना लेना कि जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑड होते हैं। ठीक, फेल हो जाओगे जेई एडवांस में बुरी तरह से अगर ऐसी बातों को रटोगे समझने की बजाय कि सर जब जरूरत पड़ेगी हम निकाल लेंगे। ठीक, तो बिल्कुल केयरलेस रहो इन सब बातों के लिए। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट, भाई दो तरह के नंबर होते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इफ इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो जो तुम्हारा आंसर है ना, नंबर ऑफ डिवाइजर बाय 2 इज परफेक्टली ऑल राइट, कि सर अब आंसर सही है। सोचो, नाउ देयर इज नो फ्लॉ इन दिस आंसर। अब ये परफेक्ट आंसर है, क्योंकि अब तुमको एक ऐसा एग्जाम्पल कोई मिलेगा ही नहीं जो कि एक बार काउंट हुआ है। अब सारे केसेस 2 बार काउंट होंगे। सोचो, आराम से बात समझ में आएगी। ठीक है ना, कि एक डिवाइजर 2 की पावर 4 था, अगला डिवाइजर 3 क्यूब 5 स्क्वायर 7 था, या फिर एक डिवाइजर 3 क्यूब 5 स्क्वायर 7 था, अगला 2 की पावर 4। तो जब हम एज ए डिवाइजर देखेंगे तो मुझको ये डिवाइजर और ये डिवाइजर तो बिल्कुल अलग नजर आएगा ना। ठीक, तो इफ यू आंसर नंबर ऑफ डिवाइजर, तो एवरी आंसर इज गोइंग टू बी काउंटेड 2 टाइम्स। तो नाउ योर आंसर इज दिस। अब की बार क्या तुम कॉमन सेंस से कह सकते हो कि सर अब की बार नंबर ऑफ डिवाइजर इवन आएगा, है ना, और उसका तुम लॉजिक भी बता सकते हो कि वाई नंबर ऑफ डिवाइजर्स इज इवन, क्योंकि ये जो सारे पावर्स हैं A1 A2, अब ये मत बोल देना कि सर सारे पावर ऑड हैं, ये मत बोल देना। ठीक है, कम से कम एक पावर ऑड है। सोचो इस बारे में, मैंने क्या स्टेटमेंट दिया, इफ दिस इज द केस एटलीस्ट 1 पावर इज ऑड। अरे अगर एक पावर भी ऑड आ गया ना तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। थिंक, और अगर एक पावर भी ऑड हुआ तो मानते हो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कम से कम एक इवन हो गया। सर ये एटलीस्ट 1 इवन, और लोग जानते हैं कि सर एक भी इवन हुआ तो पूरा प्रोडक्ट इवन आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात दिमाग में गई। ठीक, चली गई ना पूरी तरह से बात? तो एक्चुअली 2 पॉसिबिलिटीज में आंसर हो रहे हैं, समझ गए? तो जो तुम्हारा पिछला प्रॉब्लम था उसमें तुम सेफ थे कि सर वो इस कैटेगरी का प्रॉब्लम था, तो हम बच गए। ठीक है ना? ओके, लास्ट पार्ट। अब तो इवन हो ही गया ना, ऑब्वियसली। प्रोडक्ट ऑफ 2 रिलेटिवली प्राइम, तो तुम इस क्वेश्चन को क्यों करते हो? तुम लोग डायरेक्टली इस क्वेश्चन को क्यों नहीं कर देते कि सर हम आपको इस सवाल का आंसर दे देते हैं, इफ आई एम एबल टू आंसर दिस देन आई एम ऑल्सो एबल टू आंसर योर प्रॉब्लम, है ना? चलो 4th पार्ट को करते हैं। तुम करोगे तो वही ना कि सर आप तो एक डिवाइजर सेलेक्ट करो, बचा हुआ अगला डिवाइजर बना देगा, है ना?
आप तो D1 पे ध्यान दो, D1 किया, D1 n/D1, तो मेरा सारा ध्यान यहां है, ठीक। अब फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास जिन्होंने वाकई में पढ़ी है, ठीक है, दे नो रिलेटिवली प्राइम HCF, है ना, तो वो मुझे क्या बोलेंगे कि सर जब आप D1 बनाने जा रहे हो ना, ठीक है, तो ये मत क्रिएट कर लेना यार 2⁻3, 3⁻2, देखना, एग्री करते हो क्या कि सर D1 n/D1, योर HCF इज नॉट 1। मैं कह तो रहा हूं, मैथ्स का थंब रूल को समझ लो, जब भी प्रॉब्लम को समझने में दिक्कत आए कि यार ये रिलेटिवली प्राइम, तुरंत एग्जाम्पल में सोचा करो, वहां से तुमको एल्गोरिथम अपने आप पकड़ में आ जाएगा कि अरे यार मेरे को तो बात समझ में आ गई कि तुम्हारा जो नंबर था, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, तुम्हारी प्रॉब्लम ये थी, सही है ना, दिस वॉज योर कैपिटल N। तो व्हेन यू गो टू फॉर्म D1, तो डोंट यू थिंक यू विल से कि सर 2 की पावर को डिस्ट्रीब्यूट मत करना, सम पावर इन D1 एंड रिमेनिंग पावर इन n/D1, डोंट लेट दिस हैपन। से यस, जल्दी से हाँ बोलो कि हाँ तुम लोग मेरी बात से पूरी तरह से सहमत हो, यू कंप्लीटली एग्री विद व्हाट आई सेड। अरे यस बोलो यार, यस। तो इससे तुमको क्या समझ में आता है कि सर जो D1 बना रहे हो ना, D1 आइदर टेक 2⁻4 कंप्लीट और नॉट एट ऑल। सोचो सोचो, तुम तो D1 बनाने पे ध्यान दे रहे हो ना कि सर आई ओनली बॉदर फॉर D1, तो 2 की पावर पर यू हैव ओनली 2 चॉइसेस आर देयर, आइदर गेट 2⁻4 और नॉट एट ऑल, 2 इज नॉट देयर, 2 की पावर 0, समझ गए। तो 2 की पावर से यू गॉट 2 ways टू फॉर्म D1। नाउ यू विल गो अगेन कि सर 3 की पावर के साथ भी आप यही करोगे कि 3 की पावर ऑल्सो हैज 2 चॉइस। तुम लोग समझ रहे हो मैं कर क्या रहा हूं, आई एम फाइंडिंग नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म D1। मैं एक डिवाइजर बनाने के नंबर ऑफ वेज लिख रहा हूं, तो मानते हो 3 की पावर से भी देयर आर 2 वेज, आइदर 3³ इज देयर और 3 is not at all present in D1. Now same happen with 5, 2 ways. Same happen with 7, 2 ways. मानते हो ये आंसर नहीं है, कारण कि यार कुछ इंटेलिजेंट लोग कहेंगे कि सर हर आंसर 2 बार आएगा, कारण कि देखिए आपका D1 बना 2⁻4, अरे यही एग्जाम्पल बताओ ना, दोबारा क्यों मेरे से मेहनत कराते हो। दिस इज योर D1, दिस इज योर n/D1। नेक्स्ट टाइम यू विल से कि सर दिस इज योर D1 एंड दिस इज योर n/D1। एग्री? तो एवरी आंसर इन दिस is counted 2 times. So what is your correct answer? Your correct answer is by 2। कई लोग मेरी बात समझ गए ना कि सर संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है ना, खुद से कई की तरफ चली जाएगी, है ना। तो मेरा आंसर तो डायरेक्ट हो गया भाई, तुम्हारे पिछले क्वेश्चन का आंसर, योर आंसर टू दिस पार्ट इज इट, ये है आंसर, सही है। अब फटाफट मुझको इसका आंसर कर दो जरा कि सर फोर्थ पार्ट
फॉर दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का आंसर देखें कौन सही बताएगा। टेल द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। वेरी गुड कार्तिकेय। ठीक है राजकुमार, बाकी उसमें शायद तुमने m, जहां तक मैं तुम्हारी फीलिंग समझ पा रहा हूं, वो तुमने 2 × लिख रखा है, एक्चुअली वो पावर में होना चाहिए। ठीक है दीर्षा, तनिष्क, शिवम, गोविंद, भाविक, नक्षत्र, यश, आर्यन, मृण्मय, हर्ष, आई कॉल्ड ना, प्रियम। ओके, तो आई थिंक अब तो मैं डायरेक्टली नंबर ऑफ टाइम्स आंसर कर दूं कि सर 2 ways, 2 ways, 2 ways, 2 ways, तो हाउ मेनी टाइम्स 2 to 2, 2 की पावर m, बट एवरी आंसर इज काउंटेड 2, तो आंसर इज वेरी इजी। जहां पर m तुम लोग समझ चुके होगे सर m क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स। इजी लाइफ है कि सर कुछ ज्यादा इजी है, नहीं? Got it? 5 seconds quickly. चलो इसको कॉपी करते हैं ना, फिर एक्सप्लेन करूंगा मैं। पहले एक बार कॉपी तो कर लेते हैं यार, इतना लिखने का मुझ में पेशेंस कहां से लाऊं। अरे भैया, जब 36 को तुमसे कहा जाता है कि 2 का डिवाइजर का प्रोडक्ट लिखो, तो क्या तुम 6 × 6 को 2 बार गिनते हो क्या? कि सर एक बार लिखिए 6 × 6, फिर दोबारा लिखिए 6 × 6, नहीं कहते होगे ना। जबकि 18 × 2 को तुम 2 बार कहते होगे ना कि सर मैं तो डिवाइजर गिन रहा था, एक बार मैंने कहा डिवाइजर इज 18 और अगली बार मैंने कहा डिवाइजर इज 2, लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट ऑफ 2 देखा, समझ गया ना मनन मेरी बात को, तो सर वो तो 18 × 2 निकला, और जो सेकंड टाइम आपने डिवाइजर 2 कहा था वो तो 2 × 18 निकला, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ 2 डिवाइजर ये तो सेम आंसर है। तो मेरे ख्याल से अब शायद तुम्हारे बात समझ में आ गई होगी जो मैंने कन्वे किया था, है ना? समझ गया ना तुम कि नंबर ऑफ डिवाइसेस काउंटेड 18, 2 and so on, in which there came 6 also। लेकिन तुमने नोटिस किया होगा कि सर 6 एक ही बार आया था, है ना?
हो गया भाई कॉपी। ठीक है, तो अभी मेरा प्रॉब्लम क्या है, आई हैव टू अरेंज ऑब्जेक्ट्स ऑन द सर्कल। मुझको सर्किल में बिठाना है। चलो तुमसे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक। एन मैन, चलो छोटा एन मैन है ना, एन मैन को रो में बिठाना है। ये एन सीट्स है, ठीक। अब मेरे सवाल को ध्यान से सुनना। मेक वन पर्सन सिट, P1 को बिठाओ, P1 को रो में बैठे हुए। नहीं नहीं, एन पर्सन को नहीं बिठा रहा हूं, मेरा सवाल सुन लो। मेरा सवाल क्या है, आई एम आस्किंग यू फाइंड नंबर ऑफ वेज टू मेक P1 ऑक्यूपाई सीट। हाउ मेनी वेज? P1 को कितने वेज में बिठा सकते हो? एन वेज, ठीक। सुन लिया ना सवाल? अब चलो सेम सवाल का रिप्लाई देना। राउंड टेबल है, सर्किल है, देयर आर एन सीट्स, एन सीट्स, ठीक है। राउंड टेबल पर देयर आर एन चेयर्स। अगेन सेम प्रॉब्लम, हाउ मेनी वेज P1 कैन ऑक्यूपाई चेयर? सही है मनन? P1 ऑक्यूपाई चेयर, जतिन करेक्ट, सारंग और भी कुछ लोग करेक्ट थे आई थिंक, प्रगति, राजवीर। जल्दी मत लिखा करो यार, थोड़ा पढ़ने तो दिया करो। तनीषा, नक्षत्र, प्रणय, नहीं प्रणय नहीं, शायद गलत पढ़ लिया क्या? राहुल, प्रीति, अदिति, साक्षी, उज्जवल। तो कुछ समझदार लोग मुझको बोल रहे हैं कि सर वन वे, केवल एक तरीका है। अरे सर्किल है यार, समझ रहे हो? सर्किल है, राउंड टेबल, ठीक है ना सृष्टि? तो जहां भी बिठाओगे कि सर यहां P1 बैठ गया, मैं तो कह दूंगा कि यही मेरी चेयर 1 है। सर्किल है ना, सर्किल। तुमको लगता नहीं सर लोगों का सर चकरा गया? नहीं, अरे इसीलिए तो सर्किल को टर्म यूज करते हैं कि यार सर्किल में चक्कर आ जाते हैं। नहीं कि सर मैं तो भूल गया, थोड़ी देर पहले मैंने ऑब्जर्व किया कि दैट पर्सन इज सिटिंग इन पर्टिकुलर पोजीशन, ओके। फिर थोड़ी देर मैं वॉक करके कहीं घूमने चला गया, फिर लौट के आया। फिर जब लौट करके आकर के देखा तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया कि यार वो P1 कहां बैठा था। कुछ दिमाग में जा रही बात मेरी, ठीक है? ठीक है भाई, अलशत, ओके। तो आई थिंक थोड़ा बुद्धि लगाओ। वहीं अगर मुझे बताओ, डोंट यू थिंक कि सर अगर P1 इज सिटिंग हियर और अगर मैं आफ्टर 10 मिनट्स आकर के वापस आऊं तो मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे याद है कि अरे यार वो P1 जो है ना, वो लेफ्ट से फर्स्ट सीट पर बैठा था या फ्रॉम लेफ्ट सेकंड सीट पर बैठा था। बट डोंट यू थिंक सर यहां पर देयर इज अ कंफ्यूजन, ठीक? तो बात को थोड़ा गहराई से सुनना। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अरेंजमेंट इन अ लाइन, अरेंजमेंट इन अ रो। हाँ, देयर इज नो एंड पॉइंट, ठीक है ना? लेकिन एक बात बताना है ना, अब इसी बात को अच्छे तरीके से बताना। तुमने मुझे कहा कि सर n पर्सन को n चेयर में बिठाना है, ठीक है? आई वॉन्ट टू अरेंज n पर्सन इन अ सर्किल। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक काम करो ना, तुम पहले एक पर्सन को बिठाओ,
ठीक, और जैसा कि तुमने मुझे कहा कि सर देयर आर नो नंबर ऑफ वेज, कोई अलग अलग तरीके थोड़ी हैं कि P1 में सिट इन फर्स्ट प्लेस, इन सेकेंड प्लेस, इन थर्ड प्लेस, देर आर n वेज, ऐसा तो है नहीं। तो इफ आई मेक P1 सिट, एक आदमी को बिठाया, तो दैट इज वन वे, ठीक। लेकिन वंस आई मेक P1 सिट, हियर प्लेस इज ऑक्यूपाइड बाय P1। जैसे ही मैं P1 को बिठा देता हूं, अब सोचना, क्या अब हर प्लेस को आइडेंटिटी मिल जाएगी कि सर अब ये प्रॉब्लम आप रो की तरह ट्रीट कर सकते हो? बुद्धि लगाओ कि सर अब मैं आपको एक एक प्लेस की नंबरिंग बता सकता हूं। इफ यू से दिस प्लेस, तो मैं कहूंगा P1 से क्लॉकवाइज 3 प्लेस आगे। सोचो सोचो, क्लॉकवाइज 3 प्लेस अहेड ऑफ P1। मेरी बात समझ में आई? तो वंस यू मेक वन पर्सन ऑक्यूपाई सीट, जैसे ही P1 को बिठाया, अब हर प्लेस को आइडेंटिटी मिल गई कि क्लॉकवाइज 3 प्लेस आगे, एंटी क्लॉकवाइज 2 प्लेस आगे, ठीक है ना। तो अब तो ये रो की तरह हो गया क्वेश्चन कि सर नाउ मेक अदर पीपल सिट, ठीक। अब इसमें तुम ये मत कहना कि सर आप इसमें ऑर्डर को प्रेफरेंस दे रहे हो, हु इज द फर्स्ट पर्सन। तो मुझे बताओ, क्या P1 को बिठाने के लिए क्या तुम्हारे पास 10 तरीके थे क्या? एक ही तरीका था ना। तो इसलिए अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो इसमें तुमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि सर आप पहले P1 को बिठा लो, फिर हम बाकी n-1 को फिर बिठाते हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल से अब जो n-1 को बिठाओगे उसका आंसर क्या होगा? बताओ भाई। P1 occupied in one way. Now what about remaining n-1 in remaining n-1 places on circle? What will be the answer now? अब तो वही होगा जैसा तुम स्ट्रेट लाइन में करते थे, है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो देव, है ना, यश और भी नाम चले गए, ठीक है। तो आई थिंक कई लोगों ने मुझे आंसर लिख दिया था कि सर n-1 फैक्टोरियल, ठीक है ना पूर्वी? एग्री? So this is my answer to arrange all n object on circle if I distinguish anti-clockwise clockwise, है ना। तुमको इसमें फील हो रहा है कि सर आप यहां डिस्टिंग्विश कर रहे हो, आप इस बात में अंतर मान रहे हो कि भाई 2 प्लेस P1 से क्लॉकवाइज या 2 प्लेस P1 से एंटी क्लॉकवाइज आर डिफरेंट, यू आर ट्रीटिंग देम डिफरेंट और नॉट? से यस क्विकली, जल्दी से हाँ बोलो। डिस्टिंग्विश कर रहे हो ना कि सर हाँ सर अलग है, अलग मीनिंग है। ये प्लेस जो है ये क्लॉकवाइज 2 स्टेप आगे है और ये प्लेस जो है ये एंटी क्लॉकवाइज 2 स्टेप आगे है। ऐसा थोड़ी कि P1 से 2 स्टेप आगे। तो P1 से केवल 2 स्टेप आगे नहीं, साथ में बताओ कहां एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, दोनों अलग है ना कि सर ये अलग प्लेस है, ये अलग प्लेस है। तो जो मैं आंसर n-1 फैक्टोरियल मैंने किया, अरे कैसी बात कर रहे हो, तुमने इन पूरी n प्लेसेस को डिफरेंट बोला था कि सर ये n-1 डिफरेंट प्लेसेस, एवरी प्लेस हैज अ आइडेंटिटी, वरना ये दोनों प्लेस सेम नहीं कहलाते कि अरे P1 से 2 आगे क्या फर्क पड़ता है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। बोलो हाँ, ठीक है ना। इन दोनों को डिफरेंट तो हम तब ट्रीट करेंगे ना जब तुम एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज को डिफरेंट ट्रीट कर रहे हो, सही। अगर मैं कहता नो नो देयर इज नो डिफरेंस, ओनली इंपॉर्टेंट इज 2 प्लेस, है ना,
ahead of P1. It doesn't matter whether it is anti-clockwise or it is clockwise. They are same. तो अगर ये दोनों सेम होते तो आंसर डिफरेंट होता, उसको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है? ठीक, अभी वो आंसर क्या होगा उसको अभी मैं बताऊंगा। पहले हम इस बात को पहले डाइजेस्ट कर लें कि सर आई डिस्टिंग्विश एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, देन योर आंसर विल बी दिस। तो योर आंसर इन दिस कैटेगरी इज n-1 फैक्टोरियल। ठीक, हाँ, अभी अभी इसके बारे में बताऊंगा, चिंता मत करो, हैव पेशेंस, राइट? कई लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? ठीक है ना? चाहो तो मैं तुमको इसी बात को थोड़ा डिफिकल्ट वे में भी पुट कर सकता हूं कि सर ये आपने कैसे सॉल्यूशन दिया कि पहले P1 को बिठा दो फिर बाकियों को बिठाएंगे। ठीक, चलो तुमको थोड़ा अलग वे में बता देता हूं। तो यार फॉरगेट n पर्सन्स, भूल जाओ n पर्सन को, मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। लेट अस टॉक अबाउट 4 पर्सन, 4 पर्सन 4 प्लेसेस। ठीक, 4 पर्सन 4 प्लेस। अगर तुम जैसा रो में करते हो कि सर ये चारों प्लेस की आइडेंटिटी मैंने मानी है ना, तो तुम आंसर करते कि सर 4 फैक्टोरियल। अगर ये सर्किल नहीं होके रो होता तो तुम्हारा आंसर ये कहलाता कि नहीं कहलाता, जल्दी बताओ। ठीक, अब इस आंसर में क्या फ्लॉ है वो बता देता हूं कि वाई नॉट आंसर इज 4 फैक्टोरियल। मान लो दिस इज वन अरेंजमेंट, मान लो, ठीक, इन योर आंसर 4 फैक्टोरियल, जो तुम आंसर 4 फैक्टोरियल कर रहे हो उसमें बस मुझको इतना समझाओ, क्या ये दो आंसर तुमने डिफरेंट काउंट किए हैं या एक काउंट किया है या सेम आंसर काउंट किया है? इन दोनों आंसर को ध्यान से देखो एंड टेल वेदर यू हैव काउंटेड देम डिफरेंट और सेम। इफ यू आंसर 4 फैक्टोरियल तो यू हैव काउंटेड डिफरेंट, एग्री कि सर अभी P1 यहां था, अभी देखिए P1 की पोजीशन चेंज हो गई अकॉर्डिंग टू यू, राइट? तो यू, इफ यू आंसर 4 फैक्टोरियल यू आर काउंटिंग दीज टू डिफरेंट, ओके? अभी और भी तुमको बताता हूं कि ठीक, don't you agree? In my 4 factorial answer all 4 cases are counted differently, है ना? बट एक्चुअली ये चारों आंसर आर सेम, ठीक? क्योंकि मैंने कहा ना सर्किल में देयर इज नो प्लेस कॉल्ड फर्स्ट प्लेस। सर सर्किल में चेयर लगी है, देयर इज नो सीट नंबर 1, ठीक है ना? तो तुम्हारा जो सोचने का तरीका है वो होगा किसी पर्टिकुलर पर्सन से। फॉर एग्जाम्पल यू विल से कि सर आई स्टार्ट काउंटिंग, और वो भी तुम ना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन लेके चलोगे। देखना, अगर तुम खुद कंफ्यूज नहीं होना चाहते हो ना तो तुम कहोगे कि सर आई विल ऑलवेज काउंट फ्रॉम P1 एंड दैट टू से क्लॉकवाइज, मैं क्लॉकवाइज करूंगा, है ना? तो तुम कहोगे कि सर देखिए ये अरेंजमेंट P1 P2 P3 P4 क्लॉकवाइज। फिर तुम यहां आओगे, कहोगे सर अगेन फ्रॉम P1 क्लॉकवाइज P1 P2 P3 P4। अरे ये तो सेम अरेंजमेंट है, P1 2 3 4 अगेन। फिर तुम यहां पर फिर आओगे, कहोगे सर P1 से शुरू कीजिए, क्लॉकवाइज देखिए P1 2 3 4, ये तो फिर वही आंसर है। यहां आओगे P1 क्लॉकवाइज P1 P2 P3 P4। तो क्या मानते हो कि ये जो 4 केसेस हैं
जिसको तुमने डिफरेंट काउंट किया है इन दिस आंसर आर एक्चुअली द सेम. तो अगेन आई कैन शो यू कि एवरी आंसर इज काउंटेड 4 टाइम्स. तो योर करेक्ट आंसर बिकम दिस. कुछ बात दिमाग में गई. अगेन ये आंसर तब है इफ यू डिस्टिंग्विश एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को डिस्टिंग्विश करोगे तब ये आंसर है. ठीक. अब चलो हम बात करते हैं सेम प्रॉब्लम. अरेंज एन ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कल टेकन ऑल एट ए टाइम, नॉट डिस्टिंग्विशिंग एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज. अब मैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में अंतर नहीं मान रहा. गॉट इट. तो लेट मी टेक कि सर दिस इज वन एग्जांपल. अनदर एग्जांपल आई गिव यू. मुझे बताओ जो तुम आंसर करके बैठे हो n-1 फैक्टोरियल, उसमें ये दो आंसर तुमने डिफरेंट काउंट किए हैं या सेम काउंट किए हैं? दीज टू आंसर्स. तो तुम तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ के करते हो ना कि सर P1 से एंटी क्लॉकवाइज जाइए, P1 P2 P3 P4. अब यहां पर मैं फिर क्लॉकवाइज जाऊंगा P1 से, तो कहूंगा P1 P4 P3 P2. तो ये तो अलग हुआ ना, डिफरेंट हुआ. लेकिन अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि मैं ऑब्जर्वेशन एंटी क्लॉकवाइज करूं चाहे क्लॉकवाइज करूं, देयर इज नो डिफरेंस. उन दोनों बातों में मैं अंतर नहीं मान रहा हूं. ठीक. बात को समझ रहे हो? तो अब अगर कोई मेरे पास आता है, कहता है कि सर इस अरेंजमेंट को जरा एंटी क्लॉकवाइज देखिए, तो तुमको सेम आंसर मिल जाएगा कि सर अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज देखूं तो देखिए P1 P2 P3 P4 है ना. तो ये तो सेम आंसर आ गया. तो अब हो सकता है कोई तुम में से कहे कि सर यहां तो आपने ऑब्जर्वेशन क्लॉकवाइज ली थी तब 1 2 3 4 आया था, यहां आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया तब आंसर 1 2 3 4 आया. ठीक. लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं, प्रॉब्लम में इट इज मेंशन्ड there is no difference between anti-clockwise and clockwise. So it doesn't matter whether your observation is anti-clockwise or clockwise. अगर अरेंजमेंट मुझे सेम दिखा तो उसको वन आंसर काउंट किया जाएगा. ठीक. तो क्या मैं बोलूं कि सर ये दोनों आंसर सेम कहलाएंगे इफ आई डू नॉट डिस्टिंग्विश एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज? तो कुछ समझ में आया कि सर दिस वे एवरी आंसर, जो भी आप आंसर काउंट कर रहे हो इन दिस, उसमें हर आंसर 2 बार काउंट हो गया. ठीक है. इफ आई डोंट डिस्टिंग्विश एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो व्हाट इज माय आंसर? जब हर एक आंसर को 2 गिनोगे तो ये करेक्ट आंसर का ट्वाइस आ जाएगा. तो योर राइट आंसर इज बाय 2. सही. अब इसका आंसर मुझे तुम बताओगे, इसका आंसर भी तुम बताओगे क्विकली. आर, अरेंज आर ऑब्जेक्ट इन n प्लेसेस. आर n से कम है. फटाफट आंसर करो भाई. नक्षत्र देखो क्या लिखा है तुमने. यस इज करेक्ट. Okay, now let me answer. I think
अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आई एम ओनली सपोज्ड टू अरेंज आर ऑब्जेक्ट। तो तुम लोग जान रहे हो मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है राहुल, है ना, कि सर आप चेयर कम कर दीजिए ना। अब आप राउंड टेबल में देयर आर ओनली आर सीट्स एंड मेक एन पर्सन ऑक्यूपाई देम। तो जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे कि सिर्फ एन आर पर्सन विल गेट सीट, तो पहले डिसाइड कर लो विच आर पर्सन। ठीक, ये आर पर्सन सेलेक्ट कर लिया। नाउ मेक आर पर्सन ऑक्यूपाई आर सीट्स ऑन राउंड टेबल r-1 factorial. This is the answer if I distinguish anti-clockwise clockwise. Now again, if I don't distinguish anti-clockwise clockwise, your answer क्योंकि तुम जानते हो सर हर आंसर 2 बार काउंट हो जाएगा, है ना, तो सिंपली बाय 2। तो इस पर हम लोग और बात करेंगे कल, ठीक है। तो कल तुम करके लाओ डीपीपी नंबर 5 रिमेनिंग, है ना। ऑल्सो यू कैन डू डीपीपी नंबर 6 पूरी कर सकते हो, है ना। तो डीपीपी 5 रिमेनिंग एंड डीपीपी नंबर 6, बस इतना बहुत है मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो भाई, बाय, जय हिंद।